नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर धनेश भारद्वाज है। आज हम बात करेंगे प्लूरल डिफ्यूजन के बारे में कि किस तरह से प्लूरल डिफ्यूजन होता है, क्या क्या ऐसे कारण होते हैं, किस तरह से हम लोग इसको डायग्नोज कर सकते हैं और किस तरह से इसको ट्रीट किया जा सकता है। सो प्लूरल डिफ्यूजन बेसिकली इसकी जो डेफिनेशन होती है उसमें जो लंग के बाहर कोई भी फ्लूइड का इकट्ठा होना होता है, उसमें जो फ्लूइड जो इकट्ठा होता है वो काफ़ी सारे इसमें कारण होते हैं जिसकी वजह से वो इकट्ठा हो सकता है, वो लंग को कंप्रेस करता है। जब लंग कंप्रेस होता है तो उसकी वजह से हमको सांस लेने में तकलीफ होती है, क्योंकि बिकॉज जो पार्ट लंग का कंप्रेस होता है वो ऑक्सीजन में हेल्प नहीं कर पाता है, इसलिए हमारी बॉडी का जो ऑक्सीजन लेवल है वो डाउन हो जाता है और बॉडी में ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल फॉल करने लगते हैं। सबसे पहले इसके कारणों के बारे में जानते हैं। कारण में जो होते हैं इसमें हम लोग दो कैटेगरी में इसको डिवाइड करते हैं। जो फ्यूजन जो होते हैं, एक होते हैं ट्रांजुडेट, एक होते हैं एक्जुडेट। जो ट्रांजुडेट के जो कारण होते हैं उसमें मोस्ट कॉमनली जो कारण होता है वो हार्ट फेलियर होता है। जो जिन मरीजों की जो पंपिंग कैपेसिटी 30% से नीचे होती है उनमें काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि ये जो इफ्यूजन बन जाए। नॉर्मली आमतौर पर देखा जाता है जब मरीज को किसी को भी हार्ट अटैक आता है तो उसके बाद में इफ्यूजन लंग्स के अंदर बनने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। उसके अलावा जिन मरीजों में किडनी की कोई बीमारी होती है जिसको हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोलते हैं, उसके कारण ये बन सकता है। या कुछ मरीजों में जो पेरिटोनियल डायलिसिस पे जो मरीज होते हैं उनमें कई बार ये इफ्यूजन बनने की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी रहती है। कुछ मरीजों में पेरिटोनियल वेंट्रिकुलर शंट बन जाते हैं, उसकी वजह से इफ्यूजन हो सकते हैं। और इससे कुछ नॉन इन्फ्लेमेटरी कारण भी होते हैं। उसमें मेनली इसमें नॉन इन्फ्लेमेटरी कारण नहीं होते हैं, इसमें कि नॉन इन्फ्लेमेटरी मतलब जिसमें कि इन्फ्लेमेशन ना हो और इसमें कि मरीज के अंदर जो है इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स ना हो, जनरेट ना हो। तो उस केस में क्या है कि इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो हैं हमारे फ्लूइड के अंदर नहीं मिलते हैं और जिसमें इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है काफ़ी थिन होती है और वो जो कलर जो होता है येलोइश होता है मोस्ट कॉमनली। इसमें इसको हम लोग उसके अलावा जो एक्जुडेट जो होता है उसके जो मेनली जो कारण होते हैं वो मेनली कोई भी इन्फेक्शन आपको होता है, पायोजेनिक इन्फेक्शन है, ट्यूबरक्लोसिस है या कोई मेलिग्नेंसी है जो कि इन्फेक्ट हो गई है, उसके अंदर भी आपको एक्जुडेट मिल सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे कार्डियक कॉज इसके होते हैं, वेस्कुलर कॉजेस होते हैं। उसके अलावा जो यूरिमिक पेशेंट जो होते हैं जो कि लॉन्ग टाइम से किडनी की जिनको बीमारी होती है और उनके अंदर यूरिमिया डेवलप हो जाता है, उस कारण से भी मरीजों में एक्जुडेट बन सकता है। उसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपके हैं, फंगल इन्फेक्शन है, कोई भी जो लंग को या प्लूरा को जो इन्फेक्ट कर रहे हैं उसकी वजह से भी आपको एक्जुडेट डेवलप हो सकता है। तो एक्जुडेट जो कंसिस्टेंसी होती है वो काफ़ी थिक होती है और वो काफ़ी पुरलेंट होती है। और ये येलोइश नहीं होते हैं मोस्ट कॉमनली, ये वाइटिश होते हैं कई बारी और थिकंड और डिपेंड अपॉन द इन्फेक्शन। अगर मान लो कई बारी सूडोमोनास का इन्फेक्शन होता है या किसी और बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है उसमें कई बारी ये कंसिस्टेंसी चेंज भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कई बारी ग्रीनिश भी आपको मिल सकता है। और उसके अलावा अगर मान लो कोई और बैक्टीरिया का कोई इन्फेक्शन है तो उसमें कोई डिफरेंट कलर भी आपको मिल सकता है। इसमें क्या है कि हमारी ये जो है प्रोटीन के लेवल इस एक्जुडेट के अंदर काफ़ी ज़्यादा होते हैं और इसके अंदर एंजाइम जो होता है LDH लेवल, उसका लेवल भी हाई होता है। तो इन कारणों से, इन दो फीचर्स की वजह से हम लोग इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक तो pH के लेवल पे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एक्जुडेट है या ट्रांजुडेट है। उसके अलावा प्रोटीन लेवल उसमें चेक कर सकते हैं और LDH का लेवल चेक कर सकते हैं। ये सारे फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से हम लोग एक्जुडेट और ट्रांजुडेट में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। उसके अलावा मरीजों को क्या क्या लक्षण हो सकते हैं जब ये इफ्यूजन मरीज के अंदर आता है। उस टाइम पे मरीज को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है, सांस लेने में कोई तकलीफ हो सकती है, कोई छाती में कोई दर्द हो सकता है और स्पेसिफिकली चेस्ट के राइट साइड में या पीछे की तरफ भी दर्द हो सकता है। और उसके अलावा जब वो हम लोग अगर ऑक्सीजन लेवल जो है बॉडी के अंदर डाउन जाता है तो उसकी डिसैचुरेशन होता है तो ऑक्सीजन का लेवल फॉल करने लगता है। जब भी आप सैचुरेशन प्रोब से हम लोग ऑक्सीजन का लेवल मेजर करते हैं तो उसमें आपका जो सैचुरेशन है वो फॉल आएगा, कम आएगा और हो सकता है वो 90% के नीचे आए। और तो उस केस में हाई प्रोबेबिलिटी है, अगर पेशेंट को हार्ट फेलियर है तो हम सस्पेंशन करना चाहिए कि हो सकता है इसको इफ्यूजन हो लंग्स के बाहर। और हम लोग जैसे आप अगर इस तरह का कोई सस्पिशन है तो आप जब डॉक्टर को दिखाते हैं तो हम लोग क्लिनिकली पेशेंट को एग्जामिन करते हैं, कंप्लीट क्लिनिकल डायग्नोसिस बनाते हैं और उसके अलावा पेशेंट को असल्टेट करके स्टेथोस्कोप से हम लोग डायग्नोज कर सकते हैं किस तरफ उसकी एयर एंट्री कम है, किस तरफ ज़्यादा है। उसका परकसन से हम लोग देख सकते हैं कि किस तरफ स्टोनी हार्ट डलनेस है, कुछ और डलनेस है, तो डलनेस से भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोग सबसे पहले चेस्ट का एक्सरे हम लोग करते हैं मरीज का और उसमें आइडेंटिफाई करते हैं कि किस तरफ इफ्यूजन है। उसमें हम लोग एंगल्स को देखते हैं कि एंगल्स की ब्लंटिंग है, लंग्स दिखाई दे रहा है, कितना पार्ट ऑफ लंग्स दिखाई दे रहा है और कितना इफेज्ड है। उसके अलावा कुछ मरीजों में CT स्कैन की जरूरत पड़ती है और कई बार अल्ट्रासाउंड चेस्ट की जरूरत पड़ती है। तो उससे हम लोग कई बार अल्ट्रासाउंड से कई बार कंसिस्टेंसी भी कई बार पता लगा सकते हैं कि ब्लड क्लॉट है कि
थिन है, क्या है, फ्लूइड है बेसिकली या ब्लड है, तो उससे कई बार पता लगा सकते हैं कुछ। और उसके अलावा हम लोग कि ये किस कारण से बना है, इसमें कई बार हमको प्राइमरी कॉज उसका देखना पड़ता है कि क्या प्राइमरी कॉज है। उसमें कॉज में जो, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ट्रांजिट और एक्जिट के जो कॉजेज होते हैं वो सब डिफरेंट होते हैं, तो हमको एक प्राइमरी कॉज आइडेंटिफाई करना पड़ता है। वो कुछ भी हो सकता है, हार्ट फेलियर भी हो सकता है, कुछ इन्फेक्शन हो सकता है, कोई मैलिग्नेंसी हो सकती है। तो हम जब एक बार डायग्नोसिस तक पहुँच जाते हैं तो सबसे पहले तो पेशेंट के सिम्टम को रिलीव करने के लिए हम लोग उसमें चेस्ट ट्यूब इंसर्ट करते हैं। कुछ केसेस में अगर पिगटेल भी हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। पिगटेल एक तरह से स्मॉल ट्यूब होती है, उसको कई बार इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डालते हैं या फिर थोरेसिक सर्जन या कार्डियोथोरेसिक सर्जन भी डाल सकते हैं। सो उससे जो पेशेंट्स को जो फ्लूइड जो इकट्ठा हो रखा होता है लंग्स के बाहर, उसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं, उस पेशेंट को सिम्टोमेटिक रिलीफ आ जाता है। और जब हम इस फ्लूइड को बाहर निकालते हैं उस टाइम पे ही हम लोग इसके इन्वेस्टिगेशंस वगैरह भेज दिए जाते हैं। सारे एंजाइम्स लेवल है, LDH है, pH है, कंसिस्टेंसी है, और जो इन्वेस्टिगेशंस हम लोग भेज सकते हैं। उसके बाद इसका मैनेजमेंट तो मेनली सर्जिकली होता है, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया चेस्ट ट्यूब उसमें डालना है या फिर पिगटेल डालना है, तो उससे जिससे कि उसका जो फ्लूइड है बाहर आ जाए। और कुछ केसेस में जैसे मान लो कि कोई ब्लड क्लॉट की वजह से हो उसमें डेवलप हो गया है, या कंसिस्टेंसी हार्ड है, या फिर उसमें कोई लोकुलेशन है, मल्टीपल लोकुलेशंस हैं जो कि जिससे कि वो हम लोग चेस्ट ट्यूब से या पिगटेल से उसको ड्रेन नहीं कर सकते, तो उस केसेस में इफ्यूजन के लोकुलेटेड इफ्यूजन के केसेस में कई बार सर्जरी की जरूरत भी पड़ती है। सो उसमें कई बार स्मॉल सर्जरी, अब आजकल यूनिपोर्टल हम लोग करते हैं, एक स्मॉल पोर्ट बना के उसको जो भी एडहेशन से उनको डायसेक्ट कर सकते हैं। और सम केसेस में हम लोग ओपन सर्जरी, थोरेकोटमी जिसको बोलते हैं, इसमें एक छोटा चीरा लगता है, उससे भी हम लोग इसको लंग्स के बाहर जो जितना भी फ्लूइड है, जितना भी सेप्ट है, उसको जो बने हुए हैं लोकुलेशंस में, उसको ब्रेक करके पेशेंट को सिम्टोमेटिक रिलीफ दे सकते हैं। सो ये मैंने आपको एक ब्रीफ में जानकारी दी है कि प्लूरल डिफ्यूजन के क्या कारण होते हैं, किस तरह से मरीज प्रेजेंट कर सकते हैं और किस तरह से इसको ट्रीट किया जा सकता है। आप अगर कोई और भी अतिरिक्त जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे से आगे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मिल सकते हैं। थैंक यू।